अब्दुल करीम तेलगी, इस इंसान ने इंडिया का सबसे बड़ा स्कैम किया, पूरे 30,000 करोड़ रुपीस का। इस स्कैम में पुलिस ऑफिसर्स, आईएएस ऑफिसर्स से लेकर बड़े बड़े पॉलिटिशियंस का नाम सामने आया। अब्दुल करीम तेलगी ने इतने स्टैम्प पेपर्स छापे कि उसने गवर्नमेंट की सप्लाई को ओवरकम कर लिया। आखिर कैसे रेलवे प्लेटफॉर्म पर फ्रूट्स बेचने वाले तेलगी ने 30,000 करोड़ रुपीस का स्कैम किया और वो पकड़ा क्यों नहीं गया? क्या है स्कैम 2003 की सच्चाई? जानना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अभी भी हो रहा है, आगे भी होगा, नया कुछ नहीं है, ओनली पर्सन चेंज, बिजनेस इज सेम। कहानी की शुरुआत होती है कर्नाटका के खानापुर से, जहां पर इंडियन रेलवेज के एम्प्लॉय लॉर्ड साहब तेलगी के दूसरे बेटे होते हैं अब्दुल करीम तेलगी। तेलगी की फैमिली काफ़ी गरीब थी और जब तेलगी 7 से 8 साल का था तो उसके फादर की डेथ हो जाती है। तेलगी अपने भाई के साथ मिलकर उस प्लेटफॉर्म पर फ्रूट्स बेचना स्टार्ट करता है। तेलगी और बहुत सी जॉब्स करता है और उन पैसों से वो अपनी एजुकेशन कंटिन्यू करता है। 1984 में तेलगी अपनी एजुकेशन ख़त्म करता है और जॉब की तलाश में मुंबई आता है। 1987 में तेलगी की शादी हो जाती है और मुंबई में काम ना चलने की वजह से तेलगी सऊदी अरेबिया जाता है और वहाँ पर कुछ साल काम करने के बाद तेलगी वापस मुंबई आ जाता है। 1980s में बहुत से इंडियंस मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में जाते थे जॉब की तलाश में, और उस टाइम पे इंडिया से बाहर जाने के लिए एक ट्रैवल एजेंट की ज़रूरत पड़ती थी। बिना ट्रैवल एजेंट के कोई इंडिया से बाहर नहीं जा सकता था। इसमें तेलगी को एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखती है और वो मुंबई में अपनी कंपनी स्टार्ट करता है, मगर कंपनी की ग्रोथ नहीं हो पा रही थी क्योंकि उस वक्त इतनी ज़्यादा कंपटीशन था। फिर तेलगी फेक डॉक्यूमेंट्स के थ्रू लोगों को इलीगली इंडिया से बाहर भेजना स्टार्ट करता है। कुछ सालों तक इस काम के थ्रू तेलगी काफ़ी पैसा कमाता है, मगर जब तेलगी के खिलाफ कंप्लेंट्स होने लगी तो 1993 में तेलगी को अरेस्ट किया जाता है और तेलगी वहाँ से पहुँचता है जेल में तेलगी की मुलाकात होती है रतन सोनी से, जो कि उस वक्त फेक स्टैम्प पेपर्स बनाने के जुर्म में सज़ा काट रहा था और यहाँ से स्कैम की शुरुआत होने वाली थी। सोनी तेलगी को बताता है अपने बिजनेस प्लान के बारे में, जो कि था फेक स्टैम्प पेपर्स छापना। पहले थोड़ा स्टैम्प पेपर्स के बारे में जान लेते हैं। इंडिया में रोज़ बहुत सी प्रॉपर्टीज़ बिकती है, एग्रीमेंट्स होते हैं और बहुत से कोर्ट के ऑर्डर्स पास होते हैं। इन सारे डॉक्यूमेंट्स को लीगली वैलिडेट करने के लिए एक डॉक्यूमेंट होता है, स्टैम्प पेपर, जिसको इन डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच किया जाता है। और जब भी कोई बंदा स्टैम्प पेपर्स को यूज़ करता है तो गवर्नमेंट उस पर टैक्स चार्ज करती है, जिसको स्टैम्प ड्यूटी कहा जाता है। इन स्टैम्प पेपर्स को सिर्फ गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड वेंडर्स ही सेल कर सकते हैं। 1994 में तेलगी जेल से बाहर आने के बाद एक बिजनेस स्टार्ट करता है, स्टैम्प पेपर्स छापने का। मगर इन स्टैम्प पेपर्स को आगे बेचने के लिए सुपरिटेंडेंट ऑफ स्टैम्प से लाइसेंस चाहिए होता है। तेलगी को एक्चुअल मदद मिलती है सुपरिटेंडेंट ऑफ स्टैम्प RL मोपलवार से। मोपलवार ने तेलगी को एक ऐसा लाइसेंस दिया था जिससे वो हर तरह के स्टैम्प पेपर्स छाप सकता था, जो कि बहुत कम लोगों को मिलता है। तेलगी का बिजनेस बढ़ने लगा तो उसने मोपलवार को अच्छा खासा पैसा खिलाया, मगर 1995 में तेलगी और मोपलवार के बीच अनबन हो जाती है, जिस वजह से मोपलवार तेलगी का लाइसेंस कैंसिल कर देता है और तेलगी के खिलाफ FIR भी करवा देता है। मगर कोई भी तेलगी का कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि तेलगी ने इतना पैसा कमाया हुआ था कि उसने सिस्टम में ऊपर से लेकर नीचे तक सबको खरीद के रखा था। इसके बाद तेलगी का मास्टर प्लान शुरू होता है। उसका लाइसेंस तो कैंसिल हो चुका था, मगर उसने अलग अलग शहरों में अलग अलग कंपनीज खोली। हर कंपनी का सिंगल ऑनर होता था। ये वो बंदा होता था जिसके पास उस पर्टिकुलर शहर में स्टैम्प पेपर्स बेचने का लाइसेंस हो। ऑन पेपर तो यही मालिक हुआ करता था, मगर एक्चुअल में जो मालिक होता था वो तेलगी का आदमी होता था, वही कंपनी को चलाया करता था। फॉर एग्जाम्पल, बेंगलोर में जो तेलगी की कंपनी थी, ऑन पेपर उसका मालिक था सैयद मुहय्युद्दीन, मगर इसको चलाने वाला इंसान था तेलगी का बड़ा भाई अब्दुल रहीम। अब तेलगी पहुंचता है नासिक की इंडिया सिक्योरिटी प्रेस के पास। यहाँ पर जब स्टैम्प पेपर प्रिंटिंग मशीन्स पुरानी हो जाती थी तो उनको ऑक्शन कर दिया जाता था।
तेलगी इन पुरानी स्टैम्प पेपर प्रिंटिंग मशीन्स को खरीदता है और स्टैम्प पेपर्स छापना स्टार्ट करता है। अब स्टैम्प पेपर्स बेचकर प्रॉफिट कमाने के लिए इनको स्टैम्प पेपर्स को काफ़ी बड़े अमाउंट में बेचना था और उसके लिए चाहिए थी एक बड़ी टीम। फिर तेलगी 300 प्लस MBA ग्रेजुएट्स को हायर करता है और एक हफ्ते तक इनको अलग अलग स्टैम्प पेपर्स की नॉलेज दी जाती है। और जो इन कंपनीज के सेल्स एग्जीक्यूटिव थे उनको तो पता ही नहीं था कि वो फेक स्टैम्प पेपर्स बेच रहे थे। तेलगी की हर एक कंपनी का ऑपरेटिंग मॉडल लगभग सेम ही था। स्टैम्प पेपर्स की प्रोडक्शन होती थी मुंबई, पुणे और नासिक में। स्टैम्प पेपर्स बनने के बाद इनको तेलगी की अलग अलग कंपनीज में भेजा जाता था। फिर वहां से सेल्स एग्जीक्यूटिव्स इन स्टैम्प पेपर्स को आगे कंपनीज एंड कस्टमर्स को बेचते थे। तेलगी मार्केट में सबसे कम रेट पे स्टैम्प पेपर्स को बेचता था, इसलिए सभी वेंडर्स तेलगी से ही खरीदते थे। तेलगी ने उस वक्त तक इतने पैसे कमा लिए थे कि वो पैसों में डूबा हुआ था, जिस वजह से एक रात को तो उसने एक डांसर पर 90 लाख रुपए खर्च कर दिए। और यहाँ से तेलगी का डाउनफॉल शुरू होता है। तेलगी ने पुलिस को अच्छा खासा पैसा खिलाया हुआ था, जिस वजह से पुलिस तेलगी के जेब में थी। इस टाइम पे अलग अलग शहरों से फेक स्टैम्प पेपर्स पकड़े जाने की खबरें सामने आने लगी, मगर पुलिस को तेलगी के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिलता। अब ये बात पहुंचती है मीडिया तक, फिर देश का सिस्टम हिल जाता है। अब गवर्नमेंट को तेलगी के खिलाफ एक्शन लेना पड़ता है, इसलिए स्टैम्पिट नाम से एक टीम बनाई जाती है और ये तेलगी के हर एक आदमी को पकड़ना स्टार्ट करती है। मगर तेलगी अभी तक फरार था। पुलिस को ये खबर मिलती है कि तेलगी अजमेर शरीफ आने वाला है। 7 नवंबर 2001 में तेलगी को अरेस्ट करने के बाद बेंगलोर सेंट्रल जेल में रखा जाता है। मगर जेल तेलगी का नया ठिकाना बन जाता है, क्योंकि तेलगी ने पुलिस ऑफिसर्स को खरीद के रखा था, इसलिए वो वहाँ पर एक स्पेशल रूम में रहता है और फ़ोन के थ्रू पूरे अपना बिजनेस ऑपरेट करता है। इस कहानी में एक्चुअल ट्विस्ट तब आता है जब एक मर्डर केस सामने आता है। यह मर्डर किया था तेलगी ने अपने ड्राइवर क्रिस्टोफर बाटी का। साल 2003 में अन्ना हजारे एक PIL फाइल करते हैं, तब जाके ये केस CBI को सौंपा जाता है। CBI इस केस की इन्वेस्टिगेशन करती है और एक के बाद एक पुलिस ऑफिसर्स और पॉलिटिशियंस को अरेस्ट किया जाता है। और फाइनली अब्दुल करीम तेलगी की फेक स्टैम्प पेपर्स कंपनीज पर ताला लगता है। CBI की इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि एक स्कैम 30,000 करोड़ रुपीस का था और इसी तरह मध्य प्रदेश में व्यापक स्कैम हुआ था जो कि 2,000 करोड़ रुपीस का था। जल्दी से लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करो, मैं आपसे वहाँ पे मिलता हूँ। तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दे।